नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द आर्ट्स क्लासेस परिवार में। मैं रजनीश कुमार 2025 में एग्जाम देने वाले इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और यह प्रैक्टिस सेट एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस क्लास को एक बार जरूर देखें। और देखने के साथ ही अपनी जो नंबर की एक भूख है, बिहार बोर्ड में अधिक से अधिक नंबर लाने की एक जो भूख है, उसको पूरा करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत भी की जाएगी। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से जवाब देंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई? रावी नदी के किनारे स्थित है। एक का क्या आंसर हो जाएगा? डी। पता होना चाहिए आपको कि हड़प्पा सभ्यता के कई सारे नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो इन तमाम तरह से आप देख सकते हैं कि एक सभ्यता के कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। कई जगह आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युग। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? प्रश्न देखिए, बिहार बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है। तो ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई। साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भावनावशेष। मेरे भाई एक बात बताते हैं, साहित्य नहीं आते हैं क्योंकि खुदाई के समय है सबका मिला हुआ है, सिक्का, अभिलेख, भवन का अवशेष सब मिला है, साहित्य का प्रमाण नहीं मिला। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए तीन नंबर प्रश्न की चर्चा करें। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। कौन है मेरे भाई? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो। 3 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 का ए हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? 3 का ए हो गया। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आप सभी लोग जवाब देंगे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो आपको पता है मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखल दास बनर्जी ने किया था। और कब किया था मेरे भाई? 1922 में किया था। अब कई जगह सवाल ऐसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, तो 1922। किसने किया? तो राखल दास बनर्जी। आर से राखल, डी से दास बनर्जी, आर डी बनर्जी बोलिए या राखल दास बनर्जी बोलिए, ये शॉर्टकट में इसका नाम आपको देखने को। चलिए आंसर क्या हो गया मेरे भाई? तो आर डी बनर्जी। 4 का सी। 5 नंबर देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना मेरे भाई हरि से की थी। 5 का सी हो गया। चलिए 6 नंबर देखेंगे प्रश्न। गुवाहाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपको पता होना चाहिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं कि हड़प्पा वासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो जानते हैं मेरे भाई, हड़प्पा वासी को लोहा का ज्ञान नहीं था। कथी का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। 6 का क्या हो जाएगा? जाएगा। चलिए 7 नंबर पर चलते। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर का प्रमाण कहाँ से मिला? तो जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर का प्रमाण कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से मिला मेरे भाई? मोहनजोदड़ो से। स्नानगार है, स्नानगार है ना, स्नान मतलब घर। अब स्नान प्लस गार, तो नहाने वाले घर को स्नानगार कहते हैं। यह एक आयताकार जलाशय होता था। आयताकार जलाशय हुआ करता था, जलाशय हुआ करता था, जलाशय हुआ करता था, जिसकी लंबाई की अगर हम लोग बात कर ले, इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात कर ले, 11.88 मीटर था। चौड़ाई की अगर हम लोग बात कर ले 7 था। जबकि गहराई की बात कर ले, गहराई की बात कर ले 4 कई बार सवाल ऐसे कर देगा कि बताइए ना कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगार की लंबाई, चौड़ाई, गहराई
कितनी थी या ऊंचाई कितनी थी, तो ये चीजों को आप लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ जाए। 8 नंबर, लोथल किस नदी किनारे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। लोथल किस नदी के किनारे है? जानते हैं मेरे दोस्त, लोथल जो है ना भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कौना नदी के किनारे है? भोगवा। लोथल जानते हैं कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है मेरे भाई? गुजरात में है। चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न देखिए, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। कौन है मेरे भाई? मेगास्थनीज। 105 ईसा पूर्व में नाम राजदूत के रूप में, राजदूत यूनान से, कहाँ से मेरे भाई? यूनान से। कहाँ से? यूनान से ये भारत आते हैं, मगध में आते हैं, ये मगध में आते हैं। और किसके शासन काल में आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आते हैं। ये पूरी कहानी है। अब सवाल पूछेगा किसका राजदूत के रूप में आता है? सेल्यूकस निकेटर के आता है, निकेटर के रूप में आता है। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो एक सेनापति पहले था। सेनापति किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति था। जब सिकंदर शाह मर जाते हैं, उनके जीत क्षेत्र जो यूनान वाला एरिया था वो किनको दे दिया जाता है? सेल्यूकस निकेटर का सेनापति बन जाता है। ये भी स्थल सेनापति, स्थल सेनापति। चलिए 10 नंबर पर आते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल अभी बताया है मेरे भाई, गुजरात में है। 10 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर का अवशेष कहाँ से मिला? तो इसकी चर्चा हम लोग पिछले पिछले क्वेश्चन में कर लिया है। मोहनजोदड़ो का है, मोहनजोदड़ो से मिला है। 12 नंबर देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो कई बार आपको बता दिए कि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया है। राखल दास बनर्जी ने किया है। यानी 12 का ये हो जाएगा। 12 का 13 नंबर, सिंधु घाटी निवासी को धातु का ज्ञान नहीं था। तो मेरे भाई इससे पहले पहले क्वेश्चन को ही यही रिपीट कर दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। हड़प्पावासी को लोहा का ज्ञान था, लोहा का ज्ञान नहीं था। वर्ष सिंधु सभ्यता की खोज हुई। सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1921 में होता है। कब होता है? 1921 में होता है। कब होता है मेरे भाई? 1921 में होता है। चलिए 15 नंबर, कालीबंगन के किनारे स्थित है। कालीबंगन के किनारे स्थित है। तो कालीबंगन मेरे भाई घग्गर या सरस्वती, घग्गर या सरस्वती, घग्गर नहीं है तो सरस्वती लिखिए। अब बहुत जगह दे देगा ग घ घर, बहुत जगह घग्गर देगा, बहुत जगह तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई? डी हो। चलिए 16 नंबर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से मिलता है। 16 का आंसर क्या हो गया? सी, कालीबंगन। डी हो गया, कालीबंगन हो गया। चलिए 17 नंबर देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता मेरे दोस्त कांस्य युग का है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग की सभ्यता है। 18 नंबर देखते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। कथी होता है मेरे भाई? मृतकों का टीला होता है। भाषा का शब्द, भाषा का शब्द है। ठीक है। चलिए जिसका अर्थ होता है तकों का, तकों का क्या होता है या मूर्खों का घर होता है, तो का घर होता है। चलिए मोहनजोदड़ो को ही का बाग कहा जाता है, का बाग कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो फैला हुआ है। कितना किलोमीटर फैला हुआ है? किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। और आपको बता दे अलेक्जेंडर कनिंघम पेशे से क्या थे? अभियंता थे, सर्वेक्षक एवं इंजीनियर थे। अभियंता के मतलब इंजीनियर है। चलिए 19 का आंसर क्या हो गया?
पर देखते हैं अशोक का किस वंश का शासक था। तो अशोक मेरे दोस्त मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक। चलिए किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था। आगे बढ़ते हैं। कई समुद्रगुप्त की तुलना किस के शासक से की जाती है, तो से। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। हम की शुरुआत किसने, जल्दी से मैसेज की, एक बार ध्यान से सुनेंगे। जो बोर्ड पर है वही बोर्ड में होगा, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए और एक बार पढ़ने के साथ ही आपका जो बिहार बोर्ड में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं इस बोर्ड के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और कई सारे सवाल आप तक पहुंच गए, कई सारे सवाल जितना बता दिया गया इसमें से 4 से 5 सवाल आप तक पहुंच गए और 4 से 5 सवाल को आप जवाब अच्छे तरह से दे पाए। चलिए आगे बढ़ जाए। हम की शुरुआत कितने करे भाई, अशोक ने। 23 नंबर देखते हैं। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। ठीक है, तो गुप्त काल में शाहियान जो है कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के शासन काल में हेवेन संग आते हैं और गुप्त काल में आपको कौन आ जाएंगे, फाहियान आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कनिष्क का राजरोहण कब हुआ। मेरे दोस्त कनिष्क का राजरोहण 78 ईस्वी में होता है। कनिष्क के शासन काल में ही शक संवत की शुरुआत की जाती है। शक संवत की शुरुआत किसके समय की गई, कनिष्क के द्वारा की जाती है शक संवत की शुरुआत। चलिए 25 नंबर देखेंगे। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन, तभी तो बताया ना समुद्रगुप्त। चलिए ये विष्णु के उपासक थे, उपासक थे। आगे बढ़ जाते हैं। अब इस नंबर प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक साहब ने की थी, अशोक ने की। अब इसका चलिए 27 नंबर देखते हैं। अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था, अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था। तो आपको पता है कि अलबिरूनी 1017 ईस्वी, 1017 ईस्वी में गजनी के साथ भारत आया था। के साथ आया था, गजनी के साथ भारत आया था 1017। तो बहुत जगह पूछ देगा कौन शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में। ठीक है, कौन शताब्दी में आया था, 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ आया था, गजनी के साथ आया था। और कब आया था, तो 1017 ईस्वी में, शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में। चलिए 28 नंबर प्रयाग प्रशस्ति के लेसन मेरे भाई। चलिए प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस वंश से है, प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलिए मौर्य होगा नहीं, होगा नहीं, कुषाण होगा नहीं, तो आंसर आप समझ गए होंगे। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस वंश से है, समझ गए। चलिए इसका आंसर का जवाब दे दीजिए। तो जब नहीं होगा तो चौथा ऑटोमेटिक है कि यही आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है आपको। प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है, तो मेरे भाई गुप्त वंश संबंधित। कल प्रॉब्लम कोशिश करते हैं ठीक हो जाए। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो मेरे भाई आपको पता है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो जेम्स प्रिसेप, कौन था, जेम्स प्रिसेप। ठीक है, और कब पढ़ा था, 1837 में। कब पढ़ा था, 1837 में। जेम्स प्रिसेप। और कब पढ़ा था मेरे भाई, 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था मेरे दोस्त, 1837 पढ़ा था। चलिए कोई दिक्कत किसी को, कब पढ़ा था, 1800। और एक और बात बता दे, 1750 में पहली बार फैंथलर साहब ने खोज की, खोज की थी। तो फैंथलर खोज की थी, ने खोज की थी, तो फैंथलर ने खोज की थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला प्रश्न आता है
अगला प्रश्न है मेरे भाई कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख कहाँ से मिला है? तो 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिला है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिला है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, भानुगुप्त के एरन अभिलेख, 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखिए, है क्या बैठा हुआ है? ओके ओके ओके, हाँ गड़बड़, अब ठीक हो। भानुगुप्त के एरन अभिलेख। 31 नंबर, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की वर्णन किया गया है? मेरे दोस्त, अशोक के 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक ने राजा बनने के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व उन्होंने कथी पर हमला किया था मेरे दोस्त? कलिंग पर हमला किया था। और कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो पर वो अधिकार कर लिए थे। अगला देखते हैं, 32 का देखते हैं। धम्म की भाषा क्या थी? जल्दी से मेरे पास, जल्दी बताएंगे धम्म की भाषा क्या थी? जल्दी से। देवनागरी थी नहीं, संस्कृत थी नहीं, खरोष्टी थी नहीं, आंसर क्या होगा? प्राकृत भाषा थी। चलिए 32 का प्राकृत हो गया। 33, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म जो है ब्रिटेन में प्रचलित नहीं होता है। कहाँ होता है? ब्रिटेन में प्रचलित नहीं होता है। 34 नंबर प्रश्न देखें, धम्म महापात्रों की नियुक्ति, हम महापात्रों की नियुक्ति अशोक ने की थी। किसने की थी मेरे भाई? अशोक ने की। चले 35, अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। चलिए 36 नंबर देखेंगे, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक मेरे दोस्त विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। चलिए 37 नंबर, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना मेरे भाई वेद व्यास ने। किसने की? वेद व्यास ने की। और महाभारत जो है ना 18 पर्व में विभक्त है। महाभारत की चर्चा आदि पर्व में की गई है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत जो है ना कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। कुरुक्षेत्र का मैदान कहाँ है? हरियाणा में है। आपको इस तरह से तमाम जो है आपको क्रमबद्ध तरीके से जो ऐप पर द आर्ट्स क्लासेज ऐप पर जो क्लास ली जा रही है उसमें तमाम तरह से जो है सारी क्वेश्चन को जो है एक एक करके बताई जाए। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे अपने तैयारी को अच्छी ढंग से और अच्छा से अच्छा कर सके तो आज ही द आर्ट्स क्लासेज ऐप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके घर बैठे अपने तैयारी को सुनिश्चित करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? मनुस्मृति में मेरे भाई 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। इस 8 प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। एक अनुलोम विवाह है, प्रतिलोम विवाह है, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है? सवाल पूछा हुआ है कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह में अंतर बताए। या कई बार सवाल आप जाकर के क्वेश्चन बैंक लेकर के और देख लीजिएगा कि अनुलोम विवाह किसे कहते हैं। देखिएगा, जब कोई लड़का और लड़की शादी करती है हाँ, तो लड़का उच्च पक्ष का, उच्च वर्ण का, उच्च जाति का, उच्च जाति का, और लड़की निम्न जाति का। और दोनों गोड़ा जो बियाह कर लेता है अनुलोम। और प्रतिलोम में लड़की जो है उच्च जाति जाति, और लड़कावा जो है लड़का जाति का निम्न जाति है। दोनों गोड़ा जो बियाह करेगा ना कौन विवाह हो जाएगा? प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाए। अब इसके अलावा मनुस्मृति में 8 प्रकार के जो विवाह किया गया है तो 4 प्रकार का जो विवाह है ना वो मान्य है और 4 प्रकार का विवाह है वो अमान्य है। अब चलिएगा, मान्य विवाह जो है 4 वो है। अब कौन कौन मान्य विवाह है थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले है ब्राह्मण विवाह, बाद है दैव विवाह, उसके बाद है आर्ष विवाह, उसके बाद है प्रजापात्य। ये टोटल जो मान्य विवाह 4 गो है। और ये 4 जो है ना अमान्य विवाह है। सबसे पहले गंधर्व विवाह, आ जाओ, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, हाँ, असुर विवाह और पैशाच विवाह। ये टोटल विवाह 8 है। 4 मान्य है और 4 अमान्य है। प्रकार के विवाह का उल्लेख है 8। 38 का 40 नंबर देखते हैं, गंगा पुत्र कहा गया। तो गंगा पुत्र में भाई
कहा गया, तो कहा गया भीष्म को। चलिए 40 नंबर, महाभारत का युद्ध चला, तो अभी बताया है ना, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध चला 18 दिनों तक चलता है। और देखते हैं द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो भीम की थी, युधिष्ठिर की थी, अर्जुन में सभी का है। सर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सभी। 40 का क्या हो गया। चलिए 42 नंबर, चौथी बौद्ध संगीत शासन काल में हुआ था, तो आपको हम बता दें चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासन काल में हुआ था। के शासन काल में हुआ था मेरे भाई, कनिष्क के शासन काल में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। गौर से सुनिएगा, इसके शासन काल में कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीत है अजाद शत्रु शासन काल में होता है, अजाद शत्रु जो है काला अशोक शासन काल में होता है, तीसरा जो है अशोक शासन काल में होता है, और चौथा जो है कनिष्क शासन काल में होता है। पहला जो है राजगी होता है, दूसरा जो है वैशाली में होता है, तीसरा जो है आपको कह सकते हैं अशोक का जो है ना पटना में होता है, पाटली होता है, और चौथा जो है कश्मीर। बहुत जगह आपको बहुत जगह दे देगा कुंडल दल वन दे देगा, बहुत जगह आपको कर भी दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज को आगे बढ़ते 43 नंबर, प्रथम प्रशस्ति रचना है। चलिए जल्दी से बताइए, इसका सवाल इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं प्रयाग प्रशस्ति की रचना है। इस क्वेश्चन को आप अपने से बता सकते हैं। चलिए इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। 43 से पहले हम पढ़ाए हैं। चलिए 44, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक मेरे भाई कलहन है। कौन है, कलहन है। चलिए 45 नंबर देखे, महाभारत में संख्या कितना है। महाभारत में मेरे भाई 1 लाख, लोग की संख्या कितना है, 1 लाख है। महाभारत में संख्या कितना है, 1 लाख है। आगे बढ़ जाते हैं। 40, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। इससे पहले हम बता दिए थे, तृतीय बौद्ध संगीति भाई पाटलिपुत्र। कब हुई थी, तो 50 ईसा पूर्व, तो 55 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के अशोक के शासन काल में हुआ था। चलिए 47 नंबर है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध आपको जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध धर्म से है, जैन धर्म से है। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखे, वो है जैन धर्म के 24वें शंकर कौन थे, तो महावीर थे। कौन थे मेरे भाई, महावीर, जो पार्श्वनाथ के सिद्धांत में, पार्श्वनाथ 23, ठीक है, आदिनाथ, आदिनाथ प्रथम थे, आदिनाथ को ही ऋषभदेव को आदिनाथ कहते हैं, और पार्श्वनाथ 23वें थे, महावीर 24वें थे, अंतिम थे। ठीक है, और महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जानते हैं क्या जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करना। चलिए 49 नंबर, पुराणों की संख्या कितना है मेरे भाई, पुराण की संख्या है 18 है, और सबसे प्रमाणित पुराण जो है मत्स्य पुराण को माना जाता है। सबसे प्रमाणित पुराण किसे माना जाता है, मत्स्य पुराण को। महाभारत की रचना भाषा में होती है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि महाभारत की रचना किस भाषा में होती है। महाभारत की रचना किस भाषा में होती है, तो महाभारत की रचना मेरे दोस्त संस्कृत भाषा में होती है। भाषा में होती है, संस्कृत भाषा में होती है। 51 नंबर, का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौर से सुनेंगे, सभी को बताएंगे एक बार, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो कई बार सवाल पूछा गया है, जानते हैं मेरे भाई, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये कहाँ है, तो कपिल वस्तु गणराज के अंतर्गत आता था। कपिल वस्तु राज के अंतर्गत आता था। कब हुआ था, तो 500 पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध गया में इन ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध गया में इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए सारनाथ में इन्होंने अपना पहला दिया था, क्या दिया था, पहला उपदेश, वो जो बौद्ध धर्म में चक्र परिवर्तन कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं। 52 नंबर, स्तूप का संबंध धर्म से है, तो स्तूप का संबंध मेरे भाई बौद्ध धर्म से है, और अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था, स्तूप का निर्माण कराया था।
युवक का संबंध किस वंश से है? युवक का संबंध मेरे भाई हर्यक वंश से है। किस वंश से है? हर्यक वंश से है। चलिए 54 नंबर प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में गुम्फर किस धर्म से संबंधित है? आपको फाउंडेशन वाले बैच में पढ़ाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के भद्रबाहु नामक एक जैन साधु से शिक्षा लेकर के क्या अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपना लिए थे और 21 दिन उपवास रह के संलेखन विधि से क्या कर देते हैं? प्राण त्याग देते हैं। और अपना प्राण कहाँ त्यागते हैं मेरे भाई? तो श्रवण बेलगोला में। और किस धर्म से दीक्षा लेते हैं? तो जैन धर्म। तो वन का आंसर क्या हो गया? ए। 55 नंबर आज का ये सवाल आपको भी पढ़ाया गया है। चलिए बताइए, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ये आपको दूसरा लेसन में पढ़ाया गया है। ये दूसरा लेसन में राजा किसान और राजा किसान और नगर में पढ़ाया गया है। महाजनपद जब पढ़ा रहे थे ना, महाजनपद, उसमें इसको पढ़ाया गया है। चलिए क्या कहलाएगा मेरे भाई? क्या जाएगा? गणतंत्र। गणतंत्र। चलिए समझ में आया? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि इससे जितने भी सारे सवाल आएंगे वो आप पूरी तरह अच्छी तरह से बना लेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की क्लास लेकर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए।